बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल साइंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि पहले वाली क्लास में मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था और वो पाठ का नाम भी बताया था, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। उसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया था, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, अर्थात पदार्थों में परिवर्तन। और उसमें मैंने लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन दिया था, तो उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया हो और उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो पहले की क्लास में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि उसकी प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ये हम आज की क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। तो क्लास को आगे बढ़ने से पहले सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के चिन्ह को भी दबाएं ताकि जो भी नई क्लास आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूं वो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। देखिए, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एवं इसके प्रकार एवं इसके प्रकार। विद्यार्थियों, मैंने आपको ये जो पाठ स्टार्ट किया था, पाठ जैसा कि पता है 10वीं क्लास का विज्ञान का 6वां पाठ है। मैंने ये कह दिया था कि ये जो पाठ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पाठ है और ये लगभग 8 नंबर का पाठ है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इजी भी है, बहुत इजी है समझने वाले के तो लिए, और जो नहीं समझेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो सभी चीज़ें हार्ड ही होंगी। तो बहुत इजी है और इजी तरीके से मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। और ये जो पाठ है, ये पाठ अभी एनसीईआरटी का आपका कोर्स लागू होने वाला है, तो उस एनसीईआरटी के कोर्स में भी ये पाठ है। तो जो विद्यार्थी अब 10th क्लास में आने वाले हैं वो भी इस पाठ को पढ़ करके अपना जो मैटर है वो क्लियर कर सकते हो। तो देखिए, बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं इसके प्रकार। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या परिभाषा है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़ाया था। भौतिक परिवर्तन में मैंने आपको ये बताया था कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। और एक दूसरा बताया मैंने रासायनिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है, वो परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर कोई भी पदार्थ है, इस पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, यहाँ मैं बता रहा हूँ पदार्थ में कौन सा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। तो अगर पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तो वो कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात यहाँ परिभाषा में आप लिखोगे क्या, कि पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होना, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लीजिए यहाँ हमारे पास 2 पदार्थ हैं, एक कार्बन ले रहा हूँ मैं और एक साथ में ले रहा हूँ ऑक्सीजन, ठीक है। ये 2 पदार्थ हैं, ये दोनों पदार्थ क्रिया करेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी क्रिया कर रहे हैं, अभी आगे पढ़ेंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ ये क्रिया करेंगे आपस में और क्रिया करके एक दूसरा उत्पाद बनाएंगे और ये बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड।
यहाँ कुछ परिवर्तन हुआ, दोनों में परिवर्तन हुआ और ये दोनों में परिवर्तन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना, अर्थात यहाँ परिवर्तन कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। तो पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ इसके प्रकार से पढ़ने से पहले हम इसके पढ़ेंगे भाग, कि रासायनिक अभिक्रिया के भाग कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थियों, रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग हैं, एक होता है दायां भाग और एक होता है बायां भाग। एक होता है दायां भाग और एक होता है बायां भाग। इन दोनों के मध्य एक तीर का चिन्ह लगा होता है। ये इस प्रकार से एक तीर का चिन्ह लगा होता है, या तो ये लगा हुआ होगा, अगर ये लगा हुआ नहीं होता है तो ये वाला होगा, अर्थात या तो उत्क्रमणीयता का लगा होगा या अनुत्क्रमणीयता का, दोनों में से एक चिन्ह लगा होगा। ये जो तीर का चिन्ह होता है, ये तीर का चिन्ह रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए होता है, अर्थात ये बताता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ये रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने को बताता है ये वाला तीर का चिन्ह। ठीक है, दायां भाग और बायां भाग में बता रहा हूँ। तो जो दायां भाग होता है, ये दायां भाग होता है इस तीर के चिन्ह के इस तरफ वाला। मान लीजिए ये तीर का चिन्ह है, तो इस तीर के चिन्ह के इस तरफ वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग होता है दायां भाग, और तीर के चिन्ह के इधर वाला जो भाग होता है वो होता है बायां भाग। बाएं भाग में हमेशा अभिकारक रखे होते हैं। जो बायां भाग होता है, इस बाएं भाग में हमेशा अभिकारक होते हैं, और दाएं भाग में हमेशा क्या उपस्थित होते हैं? उत्पाद होते हैं। अब यहाँ प्रश्न बन रहा है, प्रश्न ये बन रहा है कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। इसी चीज़ को मैं समझाने के लिए यहाँ पर ये बताया है कि दो भाग होते हैं। दो भाग में एक दायां भाग होता है और एक बायां होता है। बाएं भाग की तरफ अभिकारक होते हैं, दाएं भाग की तरफ उत्पाद होते हैं, दोनों के मध्य एक तीर का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो विद्यार्थियों देखिए, यहाँ अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा पढ़ेंगे। मैंने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बता दी है कि पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब यहाँ पढ़ेंगे अभिकारक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, और अभिकारक का दूसरा नाम होता है क्रियाकारक। अभिकारक का यहाँ दूसरा नाम है क्रियाकारक। तो अभिकारक या क्रियाकारक, अभी मैंने परिभाषा में बताया है कि पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होना, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो अभिकारक या क्रियाकारक की परिभाषा यही होगी। बस थोड़ा सा आपको एक शब्द जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, क्या? और वो जोड़ना पड़ेगा कि जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है, जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है वो कहलाते हैं अभिकारक। जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है वो कहलाते हैं अभिकारक या क्रियाकारक। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण मैंने आपको दिया था कार्बन प्लस ऑक्सीजन का, सिंपल सा उदाहरण है। काफ़ी यहाँ पर बहुत जगह हम इस उदाहरण को पढ़ेंगे और बहुत सी अभिक्रियाएं मैं इसी उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा आपको। बहुत सिंपल उदाहरण है। देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है, दोनों में परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो अब यहाँ आप समझ गए होंगे कि परिवर्तन किन में हुआ है, कार्बन में और ऑक्सीजन में। कार्बन में और ऑक्सीजन में रासायनिक परिवर्तन हुआ है, और रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो वो क्या कहला रहे हैं? अभिकारक। तो ये अभिक्रिया दे दी और आपको पूछा गया कि इसमें अभिकारक कौन सा है, अभिकारक बताइए। तो कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इनमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है।
रासायनिक परिवर्तन हुआ है और रासायनिक परिवर्तन होने पर बना है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब परिवर्तन के बाद बना है ये। तो यहाँ अभिकारक की बता दी। अब दूसरी हम पढ़ेंगे यहाँ उत्पाद, कि उत्पाद का दूसरा नाम होगा क्रियाफल। उत्पाद का दूसरा नाम क्या है? क्रियाफल। तो यहाँ अभिकारक में क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन के बाद में बनेगा। तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के पश्चात, रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ, रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद या क्रियाफल कहलाते हैं। जो मैंने अभी बताया था आपको कि ये अभिक्रिया के चिन्ह के दाईं तरफ होते हैं, अर्थात अभिक्रिया का दायां जो भाग होता है वो उत्पाद का होता है और बायां भाग किसका होता है? अभिकारक का होता है। यहीं पर मैं इसी उदाहरण को बता रहा हूँ। अभिकारक में परिवर्तन हो गया, परिवर्तन के बाद में बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ये कार्बन डाई जो ऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है, उत्पाद है, क्रियाफल है। क्यों है? क्योंकि इसमें रासायनिक परिवर्तन के बाद बना है ये। क्यों है? क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन के बाद में बना है, और रासायनिक परिवर्तन के बाद में बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं, और जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्रियाफल, क्रियाकारक या अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, ये कुछ परिभाषाएं थी। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो कौन से नियम पर आधारित होती है? तो बेटा मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। रासायनिक जो अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाइए, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है समझाइए। तो यहाँ पर हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को देखते हैं। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इम्पोर्टेंट है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कह रहा है। मैंने अभी बता दिया है आपको कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, ये रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। इस नियम का क्या करती है? ये पालन करती है। अब ये नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। अभी आपको बताया है कि दो प्रकार के भाग होते हैं, या दो भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणुओं का कुल द्रव्यमान, अभिकारक के परमाणुओं का द्रव्यमान व उत्पाद के परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर होता है। अभिकारक के परमाणुओं का द्रव्यमान व उत्पाद के परमाणुओं का द्रव्यमान, उत्पाद के परमाणुओं का द्रव्यमान हमेशा और हमेशा बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितना परमाणुओं का द्रव्यमान अभिकारक का होगा, उतना ही परमाणु का द्रव्यमान किसका होगा? उत्पाद का होगा। अभिकारक के परमाणु का द्रव्यमान व उत्पाद के परमाणुओं का द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। जितने अभिकारकों का द्रव्यमान होगा, उतना ही किनका होगा? उत्पाद का होगा। जैसे अभिक्रिया लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। आप सभी को पता है कि ये बायां भाग है, बायां भाग है तो ये क्या होगा? अभिकारक होगा। अर्थात जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है
वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा यहाँ ये क्या होगा? दायां भाग है और दायां भाग है तो क्या होगा? ये उत्पाद, अर्थात रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। यहाँ देखिए कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 12 होता है। और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ कितने हैं? 2 हैं। तो 2 हैं तो कितना हो जाएगा? गुणा 2। तो देखिए 12 प्लस 16 दूनी कितने हो गए? 32 हो गई। और 32 और 12 टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 44। अर्थात अभिकारक के परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया? 44 हो गया, 44 हो गया। अब बात करते हैं या उत्पाद के परमाणु का द्रव्यमान की। तो यहाँ पर वही कार्बन का हमने भी पढ़ा है, कितना है? 12। तो यहाँ लिख लिए 12 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 16। यहाँ 16 और परमाणु कितने हैं? 2। ठीक है, तो 12 प्लस 16 दूनी कितने हो गए? 32 और 32 और 12 अभी हमने जोड़े हैं, कितने होते हैं? 44। तो यहाँ पर देखिए अभिकारक के परमाणु का द्रव्यमान 44 है और उत्पाद के परमाणु का द्रव्यमान भी कितना है? 44, मतलब बराबर है। और यही हमारा नियम कह रहा है, परिभाषा कह रही है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की, कि इस नियम के अनुसार अभिकारक के परमाणु का द्रव्यमान और उत्पाद के परमाणु का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना आप। ठीक है, ये आपका परमाणु द्रव्यमान का या द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूरा हो जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित तो 1-2 जो परिभाषाएं थीं वो भी संपन्न हो जाती हैं। अब हमारा जो ट्यूशन होगा वो होगा कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार अब हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए कौन कौन से प्रकार हैं, पहले तो वो देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले जो प्रकार होगा वो सबसे पहले होगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा जो इसका प्रकार होगा वो दूसरा प्रकार होगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। तीसरा जो इसका प्रकार होगा वो तीसरा प्रकार होगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। चौथा जो प्रकार होगा वो होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा जो होगा वो पांचवा इसका प्रकार होगा मंद व तीव्र अभिक्रिया। मंद व तीव्र अभिक्रिया। छठवां होगा वो होगा ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। सातवां होगा वो होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। आठवां जो होगा वो आठवां होगा उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। नवा जो होगा वो नवा होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। और 10वां जो होगा वो होगा उष्मा शोषी व उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। व उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये 10 प्रकार हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन। पांचवा ऑक्सीकरण व अपचयन। छठवां है रेडॉक्स। पांचवा है मंद अभिक्रिया व तीव्र अभिक्रिया। छठवां है ऑक्सीकरण व अपचयन। सातवां है रेडॉक्स। आठवां है उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। नौवां है उदासीनीकरण और 10वां है उष्माशोषी व उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं ये 2 अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रिया व वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं इसके प्रकार, और उसमें हमारा पहला जो प्रकार है वो सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन
अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। तो देखिए, अन्य नाम की बात करता हूं मैं यहाँ कि संयोजन अभिक्रिया का और दूसरा नाम क्या हो सकता है। तो सबसे पहला नाम हो सकता है सहयुग्मन अभिक्रिया। सहयुग्मन अभिक्रिया। और बोर्ड एग्जाम 2017 में इस नाम से क्वेश्चन आया था कि सहयुग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा इसका नाम हो सकता है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। इसका तीसरा नाम हो सकता है योगशील अभिक्रिया। योगशील अभिक्रिया। ये 3 नाम है, चौथा आपके पास है ही संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो परिभाषा देखो, सबसे पहले संयोजन, और इस संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। अब आप सभी को पता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक पदार्थ है। अब ये केवल और केवल एक पदार्थ है। अब एक पदार्थ अकेला तो जुड़ नहीं सकता कि लो साहब अकेला जुड़ेगा। इसको जुड़ने के लिए एक अन्य पदार्थ की आवश्यकता होगी या 2 की होगी। तो हमारे पास अब ये 2 पदार्थ हो गए। अब ये 2 पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं। आपस में ये जुड़ गए। जुड़ करके कितने पदार्थ का निर्माण कर लिए? एक पदार्थ का निर्माण कर लिए। तो ये एक पदार्थ का निर्माण करे हैं, तो वो अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया है। अर्थात हम परिभाषा पढ़ेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 अभिकारक जुड़ जाते हैं और जुड़ करके कितने उत्पाद का निर्माण करते हैं? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो वो अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए उदाहरण की बात करता हूँ। तो सबसे सिंपल उदाहरण है जो हमने पहले पढ़ लिया है। कौन सा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन वाला। और उस अभिक्रिया को हम नाम दे सकते हैं कार्बन या कोयले का दहन। कार्बन या कोयले का दहन। दहन का मतलब होता है जलना, भस्म होना। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको परिवर्तन के रूप में पूछा जा सकता है कि दहन कौन सा परिवर्तन है। तो यहाँ पर दहन जो परिवर्तन होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। दहन परिवर्तन होगा रासायनिक परिवर्तन। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये हो गया कि भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है और नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। वो पदार्थ है रासायनिक वो परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। तो कोयले या कार्बन का दहन कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। कैसे है? ये कार्बन है, कोयले का या कार्बन का दहन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में और बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ये जो 2 अभिकारक हैं, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों जुड़े हैं, जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण आप दे सकते हो मैग्नीशियम, जिसका प्रतीक है Mg। तो मैग्नीशियम फित्ते का दहन, मैग्नीशियम फित्ते का दहन कौन सी अभिक्रिया है? तो वो अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। अर्थात दहन का मतलब मैंने बता दिया है जलना, भस्म होना। और वो किस में जलेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेंगे। तो Mg जलेगा किस में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में और बनाएगा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। बना रहा है यहाँ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बन सकता है। ठीक है। ऐसे ही और उदाहरण की बात करते हैं
तो और उदाहरण यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हो इस प्रकार से, ये लो, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। और उदाहरण की बात करूँ मैं तो और उदाहरण यहाँ दे सकते हो एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथीन का हाइड्रोजनीकरण भी एक प्रकार का कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ देखिए दो उत्पाद हैं, अभिकारक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दोनों जुड़े हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर एथीन का हाइड्रोजनीकरण करवा रहा हूँ मैं, तो एथीन का हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो एथीन का जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजनीकरण होगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगी यहाँ, तो एक उत्पाद हो गया एथीन और एक अभिकारक हो गया एथीन और एक अभिकारक हो गया हाइड्रोजन, दो अभिकारक हो गए, दोनों जुड़ेंगे और निर्माण करेंगे एथेन का CH3 का, तो एक यहाँ उत्पाद का निर्माण कर लिए, तो ये अभिक्रिया हो गई संयोजन। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक जुड़ते हैं और एक उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, या संयुग्मन या योगात्मक या योगशील अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण हो गया कार्बन या कोयले का दहन, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक हैं, दोनों जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। एक ऐसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अभिकारक हैं, दोनों जुड़ रहे हैं, जुड़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ही एथीन का हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, एथीन और हाइड्रोजन है, दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों जुड़ करके किसका निर्माण कर रहे हैं, एथेन का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ नाम लिख लेना सभी का, ये एथेन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारी जो दूसरी अभिक्रिया होगी वो दूसरी अभिक्रिया होगी वियोजन अभिक्रिया, जो इसकी उल्टी होगी। इसमें तो क्या हो रहा है, दो अभिकारक जुड़ रहे हैं और एक उत्पाद बन रहा है, वहाँ एक अभिकारक टूटेगा, वियोजन का मतलब होता है टूटना, तो एक अभिकारक टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। वो कैसे करेगा हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब देखिए दूसरी जो अभिक्रिया है वो दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, और इस वियोजन का दूसरा नाम होता है अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इम्पोर्टेंट है, अभी मैंने बताया है आपको कि अपघटन का या वियोजन का मतलब क्या होता है। अपघटन का वियोजन का मतलब होता है टूटना, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण कर लेता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण कर लेता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण कर लेता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए कोई भी पदार्थ होता है, इस पदार्थ को टूटने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। टूटने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा पदार्थ कई तरह से प्राप्त कर सकता है, अर्थात ऊर्जा प्राप्ति के अनेक स्रोत हो सकते हैं। जैसे ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत हो सकता है एक तो प्रकाश, एक हो सकता है विद्युत, या एक हो सकता है ताप, और इनके आधार पर ही, अर्थात इस ऊर्जा प्राप्ति की अवस्था के आधार पर या ऊर्जा की आवश्यकता के आधार पर इस वियोजन अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन से हैं वो हम यहाँ देखते हैं। देखो वापस मैं बता रहा हूँ कि एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण करता है तो वो अभिक्रिया कहलाती है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। और किसी भी पदार्थ को टूटने के लिए या तोड़ने के लिए
हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा अनेक प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, विद्युत से, प्रकाश से, ताप से। और इसी के आधार पर अपघटन अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया। पहली जो अभिक्रिया है वो पहली अभिक्रिया है ताप अपघटन अभिक्रिया। ताप अपघटन अभिक्रिया। और परिभाषा क्या होगी ताप अपघटन अभिक्रिया की? सेम परिभाषा होगी, केवल इतनी होगी कि अभिकारक को तोड़ रहे हैं तो तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ताप की आवश्यकता होगी। तोड़ने के लिए यहाँ किसकी आवश्यकता होगी? ताप की। तो परिभाषा लिखेंगे कि वह अपघटनीय अभिक्रिया, वह अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें, वह अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को तोड़ने के लिए, जिसमें पदार्थ को तोड़ने के लिए ताप की आवश्यकता होती है, वह अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को तोड़ने के लिए ताप की आवश्यकता होती है, वो अभिक्रिया कहलाती है ताप अपघटन अभिक्रिया। वह अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को तोड़ने के लिए ताप की आवश्यकता होती है, ताप अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका जो उदाहरण हो सकता है वो उदाहरण हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में तोड़ते हैं तो 2 उत्पाद बनाते हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लीजिए यहाँ एक अभिकारक है, ये टूट रहा है, टूट करके 2 उत्पाद बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ किसकी आवश्यकता हुई? ताप की आवश्यकता हुई। तो ताप की आवश्यकता इसे तोड़ने के लिए, तो वो अभिक्रिया हुई ताप अपघटन अभिक्रिया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण आप दूसरी अभिक्रिया ले सकते हो। कौन सी? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया। परिभाषा सेम होगी विद्यार्थियों, क्या? कि वह अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को तोड़ने के लिए, यहाँ कौन सी अभिक्रिया थी? ताप। तो यहाँ को किसकी आवश्यकता हुई? ताप की। अब यहाँ कौन सी अभिक्रिया है? विद्युत अपघटन। तो अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को तोड़ने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विद्युत की आवश्यकता होती है, वो अभिक्रिया कहलाती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। वह अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को तोड़ने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण H2O है। इस H2O के अंदर जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं H2O में, तो 2 पदार्थ बन रहे हैं, 2 अभिकारक बन रहे हैं, एक H2 और एक O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 2 अभिकारक उत्पाद बन गए, और किसकी उपस्थिति में? विद्युत की उपस्थिति में। तो यह अभिक्रिया हो गई विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तीसरी जो अभिक्रिया होगी और लास्ट अभिक्रिया होगी वो होगी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। और प्रकाश अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी? समझ गए होंगे अब तो, कि वह अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को तोड़ने के लिए ताप अपघटन है तो ताप की आवश्यकता, विद्युत अपघटन है तो विद्युत की आवश्यकता, अब प्रकाश अपघटन है तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। और इसका उदाहरण, इसका सीधा सा सिंपल सा उदाहरण है क्या? HBr या 2HBr, कोई सा भी ले लो। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं इसका उदाहरण लूँ सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ उदाहरण ले रहा हूँ मैं क्या? सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड को हम सूर्य की किरणों में रख देते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड को रख रहे हैं सूर्य की किरणों में, अर्थात प्रकाश में रख रहे हैं, तो 2 प्रकार के उत्पाद बनाएगा, एक तो Hg और एक Br2। ये उदाहरण हो गया प्रकाश अपघटन का। वापस एक बार मैं दोहरान कर रहा हूँ
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण कर लेता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। पदार्थ को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो प्रकाश से, विद्युत से या ताप से प्राप्त होती है, और इसके आधार पर अभिक्रिया को बांट दिया 3 भागों में। पहला है ताप अपघटन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए या पदार्थ को तोड़ने के लिए ताप की आवश्यकता होती है, ताप अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ताप की उपस्थिति में ये हुआ तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 उत्पादों में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही विद्युत अपघटन जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए या पदार्थ को तोड़ने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। H2O है, जल है, विद्युत धारा प्रवाहित करे, यहाँ पर एक ही पदार्थ था 2 उत्पाद में बदल गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऐसे ही लास्ट है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। और यहाँ उदाहरण हो गया AgBr सिल्वर ब्रोमाइड जो 2 उत्पाद में परिवर्तित हो गया सिल्वर में और ब्रोमाइड में। ठीक है, तो विद्यार्थियों उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत समझ में आई होगी, अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है, समझ में नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं ताकि आपकी समस्या का हल किया जा सके। साथ ही साथ विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी क्लास को देख रहा है वो शेयर नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है या ये एक आदेश मान लीजिए अपने सर का कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और शेयर करके अपने जो भी नज़दीकी साथी गण हैं उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।